हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑफसेट। दोस्तों, ये टॉपिक भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ही रिलेटेड है। यानी अगर आपको आज का ये टॉपिक समझना है तो आपको पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पता होना चाहिए। देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक, जिसका सर्किट सिंबल एक ट्रायंगल होता है। इसके दो इनपुट होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और एक आउटपुट होता है। अगर इनपुट पे V1 और V2 वोल्टेज सिग्नल दें तो जो इसका आउटपुट होता है वो क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है वो फॉर्मूला है A V1 माइनस V2, ठीक है। और इस फॉर्मूले में वेयर जो A है इसे हम बोलते हैं वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। अच्छा, इस डिवाइस को हम क्या बोल रहे हैं, ओप एम्प, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्टकट में ओप एम्प कहते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइस जिसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं वो क्या करती है कि इनपुट वोल्टेज सिग्नल के डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गई बात। अच्छा, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी ये जो फिगर है ये किसका है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात एक और है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम क्या है, इनपुट वोल्टेज सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करना। बट ये करेगा कब, जब इसे हम सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। सप्लाई वोल्टेज कहने का मतलब है बैटरी या सेल से जब हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कनेक्ट करेंगे तब जाके ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करेगा। अब बैटरी या सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए प्लस VCC से रिप्रेजेंट करते हैं, और बैटरी या सेल के निगेटिव टर्मिनल को हम माइनस VEE से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपको इतना पता चल जाएगा तब जाके अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑफसेट की। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑफसेट की कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में इफेक्ट ऑफ ऑफसेट क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अगेन हम पहले आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके दो इनपुट है, पॉजिटिव निगेटिव। अगर मैं दोनों इनपुट को ग्राउंड पे सेट कर दूं, ठीक है, यानी V1 की वैल्यू भी 0 है और V2 की वैल्यू भी 0 है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, A V1 माइनस V2 वाले फॉर्मूले से VO इक्वल टू A 0 माइनस 0, यानी VO इक्वल टू 0। यानी ये किसकी कंडीशन है, ये आइडियल ओप एम्प की कंडीशन है, यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कंडीशन है। बट मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यानी अगर मैं इसी के नीचे प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डायग्राम बनाऊं तो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में भी दो इनपुट होंगे और दोनों को मैं अगर ग्राउंड सेट कर दूं, ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि V1 की वैल्यू भी अगर 0 रखूं और V2 की वैल्यू भी 0 रखूं तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सॉरी प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये किसकी कंडीशन है, प्रैक्टिकल ओप एम्प की कंडीशन है, ठीक है। ओप एम्प मींस, मैं बता दूं, जहां जहां मैं ओप एम्प लिखूंगा इस वीडियो में आगे नोट्स में भी, तो ओप एम्प का मतलब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्लियर हो गई बात। इलेक्ट्रॉनिक्स में शॉर्टकट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओप एम्प बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है जिसमें दोनों इनपुट को हमने 0 पे सेट कर रखा है, 0 वोल्ट पे सेट कर रखा है, तब भी अगर हमें आउटपुट मिलता है तो इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ ऑफसेट, यानी इस कंडीशन को ही बोलते हैं हम इफेक्ट ऑफ ऑफसेट। क्लियर हो गई बात।
अब इफेक्ट ऑफ ऑफसेट आता क्यों है? क्यों हम इनपुट वोल्टेज को अगर ग्राउंड करते हैं तो आउटपुट क्यों नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का? ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन के ऊपर बात करेंगे। तो इसके दो रीजन मिलते हैं, ठीक है। पहला रीजन है इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट करंट। इसके ऊपर वैसे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, याद दिला देता हूं। वीडियो का नाम है ओपैम्प 05 पैरामीटर्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर। वीडियो का नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर्स। उसमें मैंने इनपुट ऑफसेट करंट के ऊपर बात की है। अभी तो शॉर्टकट में हम बात करेंगे जस्ट समझने के लिए कि क्यों इफेक्ट ऑफ ऑफसेट हमें देखने के लिए मिलता है, क्यों जब हम इनपुट दोनों इनपुट को ग्राउंड पे सेट करते हैं क्यों हमें आउटपुट देखने के लिए मिलता है प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। बस उसके रीजन समझ रहे हैं हम शॉर्टकट में। इनपुट ऑफसेट करंट क्या होता है? जब भी हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को रन कराते हैं, ठीक है, यानी वोल्टेज सिग्नल दे या ना दे, ठीक है, V1 और V2 की वैल्यू पुट करें या ना करें, यानी दोनों इनपुट पे हम वोल्टेज सिग्नल दें या ना दें, या दोनों को ग्राउंड पे रखें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होता है, I, जिनको हम नाम देते हैं IB1 जो पॉजिटिव टर्मिनल पे फ्लो होता है और IB2 जो निगेटिव टर्मिनल पे फ्लो होता है, ठीक है। तो इन करंट को कहते हैं हम इनपुट ऑफसेट करंट, ठीक है। इन करंट के वजह से होता क्या है कि अगर मैं इन दोनों टर्मिनल को ग्राउंड पे रख दूं तो आउटपुट नॉट इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है। तो जो इनपुट पे करंट फ्लो हो रहे हैं, भले हमने दोनों इनपुट को ग्राउंड पे सेट कर रखा है तो इनपुट पे करंट फ्लो अपने आप होते हैं, ठीक। रीजन समझाऊंगा आगे इस वीडियो में, बट समझो कि प्रैक्टिकल ओपैम्प के अगर दोनों इनपुट टर्मिनल को अगर मैंने ग्राउंड पे सेट कर रखा, उसके बाद भी दोनों इनपुट टर्मिनल पे स्मॉल अमाउंट का इनपुट वाइज करंट IB1 और IB2 फ्लो होता है, जिसके वजह से आउटपुट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्लियर हो गई बात? तो पहला तो ये रीजन है, इसके वजह से ही आउटपुट नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। और दूसरा रीजन है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये भी मैंने इस वीडियो में बताया, ये वाला टॉपिक भी इस वीडियो में कवर किया है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है वो समझो। अगेन हम दोनों इनपुट टर्मिनल को अगर ग्राउंड पे सेट कर दें, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, तो इसके बाद भी आउटपुट मिलता है, इसके बाद भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हमें एक नॉन जीरो आउटपुट देखने के लिए मिलता है। क्लियर हो गई बात? हम यहाँ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, आइडियल को मैंने मिटा दिया, अब सारी बातें प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर हो रही है। यानी प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट वोल्टेज को अगर मैं जीरो पे सेट कर दूं, V2 की वैल्यू भी जीरो पे सेट कर दूं, V1 की वैल्यू भी जीरो पे सेट कर दूं, इनफैक्ट IB1 को भी जीरो पे सेट कर दूं, IB2 को भी मैं जीरो पे सेट कर दूं, ठीक है। यहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि IB1 इज नॉट इक्वल टू जीरो है, IB2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसके बाद हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। बट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के केस में क्या होता है, हम IB1 और IB2 को पहले से जीरो अज्यूम करते हैं और दोनों इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड पे सेट करते हैं, उसके बाद भी हमें आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात? यानी ये दो प्रैक्टिकल सिचुएशन है जिसमें हम दोनों इनपुट करंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तब भी हमें आउटपुट नॉट इक्वल टू जीरो देखने के लिए मिल रहा है, और जब हम दोनों इनपुट करंट को अवॉइड करते हैं या नेग्लेक्ट करते हैं, उसके बाद भी आउटपुट वोल्टेज हमें नॉट इक्वल टू जीरो देखने के लिए मिलता है। तो यानी ये दोनों इफेक्ट की वजह से हमें ओवरऑल आउटपुट नॉट इक्वल टू जीरो देखने के लिए मिलता है। तो यानी ये टोटल इफेक्ट, चाहे
इनपुट ऑफसेट करंट का इफेक्ट हो या इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का इफेक्ट हो, इन दोनों ही इफेक्ट की वजह से इफेक्ट ऑफ ऑफसेट क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से दोनों इनपुट टर्मिनल अगर ग्राउंड पे भी रहे तब भी आउटपुट नॉट इक्वल टू जीरो रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस इफेक्ट ऑफ ऑफसेट यानी इस आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करने वाले हैं जब इनपुट वोल्टेज, दोनों इनपुट वोल्टेज जीरो हो। तो ये हम आज के इफेक्ट ऑफ ऑफसेट पे कैलकुलेट करने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो, इनपुट ऑफसेट करंट का अलग इफेक्ट होगा जिसके वजह से आउटपुट वोल्टेज क्रिएट होगा, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का अलग इफेक्ट होगा जिसके वजह से आउटपुट वोल्टेज क्रिएट होगा। तो जो टोटल इफेक्ट ऑफ ऑफसेट है उसका जो वोल्टेज होगा वो इसके इक्वल होगा, VO इक्वल टू VO1 प्लस VO2। तो आज के इस वीडियो में हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि इफेक्ट इनपुट ऑफसेट करंट की वजह से जो आउटपुट क्रिएट हो रहा है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से जो आउटपुट क्रिएट हो रहा है, तो इन दोनों के इफेक्ट से जो टोटल आउटपुट वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, तब जब दोनों इनपुट टर्मिनल ग्राउंड पे हो तो उसको हम इस टॉपिक इफेक्ट ऑफ ऑफसेट में कैलकुलेट करने वाले हैं। बट एक और इंपॉर्टेंट बात है वो समझो, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज दो तरीके से किया जाता है, एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में और एक दूसरा क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में। और ये सब मैंने आपको बताया है ओप-एम्प 07 ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दो तरीके से होता है, एक होता है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जब भी इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होता, यानी इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट हम किसी एक्सटर्नल सर्किट से नहीं करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की खास बात क्या होती है कि जो इसका आउटपुट वोल्टेज होता है वो V1 माइनस V2 इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज ए की जो गेन की वैल्यू होती है वो वेरी वेरी लार्ज होती है, जिससे आउटपुट इस रूल को सेटिस्फाई नहीं करता, और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट का यूज प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में नहीं होता। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, इनपुट ऑफसेट करंट को हमने ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की ही हेल्प से समझा है ना। देखो, इनपुट ऑफसेट करंट को भी मैंने ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से ही समझाया, और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को भी मैंने ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की ही हेल्प से समझाया। बट होता क्या है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का तो हम यूज ही नहीं कर सकते, है ना। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं, उसमें भी स्पेशली निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का एक एग्जांपल है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, अभी निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, बता देता हूँ, डिटेल में ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं। देखो, एक जब इनपुट और आउटपुट को हम किस तरह से कनेक्ट करें कि निगेटिव आउटपुट को निगेटिव इनपुट टर्मिनल से अगर कनेक्ट करें तो इसे हम कहते हैं निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गई बात। और अगर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट को पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट करूं थ्रू एनी एक्सटर्नल सर्किट, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। और इन दोनों को ही कंबाइनली हम क्या कहते हैं, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन।
ऑफ होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का यूज नहीं कर सकते, ये सब मैंने समझाया ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में। तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में भी हम पॉजिटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का यूज नहीं करते। अगेन सिचुएशन ऐसी ही बन जाती है। क्यों? ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन जैसी ही सिचुएशन बन जाती है, बिकॉज पॉजिटिव फीडबैक लेने पे भी आउटपुट सैचुरेशन में ही रहता है। आउटपुट सैचुरेशन में रहने का मतलब क्या है? आउटपुट इनपुट के प्रोपोर्शनल नहीं रहता। समझ में आ रही है बात? यानी प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम इस कॉन्फ़िगरेशन का भी यूज नहीं करते। प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम एक्चुअल में नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज जब भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है, तब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में ही रखा जाता है। तो हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का एक एग्जांपल लेंगे। नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का एक एग्जांपल है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 RF है, और ये RO है। इसे भी ग्राउंड पे सेट कर देते हैं। ये क्या है? V1 है, ये V2 है। इसे हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज सिग्नल हम यहाँ पे देंगे, है ना? वोल्टेज सिग्नल हम यहाँ पे देंगे V1 Vin, बट इसको हम 0 रख रहे हैं। ये कैलकुलेट करने के लिए कि इफेक्ट ऑफ ऑफसेट प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए कैसे काम करता है ना? कहने का मेरा मीनिंग ये है कि सिंपल सी बात है, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता नहीं है। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज जब भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होगा तो वो नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन के ही फॉर्म में होगा। अब नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन का एक एग्जांपल लेंगे जो कि है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी इनपुट टर्मिनल को, दोनों ही इनपुट टर्मिनल को हम ग्राउंड पे सेट करते हैं इस तरह से, तो हम देखेंगे कि आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 अगर आ रहा है, क्योंकि आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इनपुट ऑफसेट करंट के वजह से, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के वजह से, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में भी जब दोनों इनपुट टर्मिनल को हम ग्राउंड पे सेट कर दें तब भी आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इस कंडीशन में, यानी इस एग्जांपल के लिए हम फिर क्या कैलकुलेट करेंगे? इफेक्ट ऑफ ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे। अगेन इफेक्ट ऑफ ऑफसेट कैलकुलेट करने का वही दो तरीका है। यानी वी इफेक्ट ऑफ ऑफसेट यानी दोनों इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड पे रखने के बाद, यानी एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट को के दोनों इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड पे रखने के बाद आउटपुट जो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है इनपुट ऑफसेट करंट के वजह से आएगा, जिसके वजह से वोल्टेज VO1 जनरेट होगा, और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से भी एक आउटपुट वोल्टेज क्रिएट होगा जो ऑब्वियस सी बात है VO2 होगा। तो इस तरह से हम इफेक्ट ऑफ ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट के लिए इफेक्ट ऑफ ऑफसेट की वजह से आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। कब? जब दोनों इनपुट टर्मिनल को अगर हमने ग्राउंड पे कर रखा है, तो इफेक्ट ऑफ ऑफसेट की वजह से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये काम आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप नोट्स बनाना शुरू करते हैं इस टॉपिक के। तो जब आप लोग इस टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाओगे तो नोट्स में आप ये सब लाइनें नोट कर सकते हो। मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मैंने नोट किया है, एज वी नो दैट फॉर एन आइडियल ओपैम्प, ओपैम्प मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कॉमा, इफ two input terminals, if two inputs are at ground potential, ground potential कहने का मतलब है 0 वोल्ट, then output must be at 0 वोल्ट। कहने का मतलब है कि अगर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा
तो इसके दोनों इनपुट को अगर मैं ग्राउंड से कनेक्ट करूं तो इसका मतलब ये है कि V1 की वैल्यू भी 0 सेट कर रहा हूं और V2 की वैल्यू भी 0 सेट कर रहा हूं। तो ऐसा करने पे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 0 मिलता है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड फॉर प्रैक्टिकल ऑप एम्प वी गेट अ वेरी लो आउटपुट वोल्टेज इवन बोथ इनपुट आर एट ग्राउंड। कहने का मतलब क्या है कि ये तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कंडीशन हो गई, बट प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ क्या होता है कि जब दोनों इनपुट को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 मिलता है। तो इस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इफेक्ट ऑफ ऑफसेट। क्लियर हो गई बात? या आप ऑफसेट का मीनिंग समझाते हुए भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। कैसे? ऑफसेट मींस बोथ इनपुट आर ग्राउंडेड। जैसा कि मैंने दिखाया है कि ऑफसेट का मतलब ही यही होता है कि जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट को ग्राउंड पे कनेक्ट कर देते हैं तो इसे हम कहेंगे ऑफसेट कंडीशन, ठीक है। यानी जब बोथ इनपुट आर ग्राउंडेड इवन देन आउटपुट ऑफ ऑप एम्प इज नॉट 0 वोल्ट। अगर हम दोनों इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड पे कनेक्ट करने के बाद भी अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट 0 वोल्ट नहीं मिलता है तो इस इफेक्ट को ही, दिस इफेक्ट इज नोन एज इफेक्ट ऑफ ऑफसेट। तो इसे ऑफसेट इफेक्ट कहते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ ऑफसेट कहते हैं। अच्छा, इफेक्ट ऑफ ऑफसेट इज अराइज ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजन। अब मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इफेक्ट ऑफ ऑफसेट अगर हमें मिल रहा है, यानी इनपुट को ग्राउंड पे सेट करने पे आउटपुट अगर नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, यानी जो ये इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला क्या है, इनपुट ऑफसेट करंट। इसका रीजन नंबर 1 ये है कि क्या होता है कि इनपुट पे, दोनों ही इनपुट पे करंट फ्लो हो रहा है, IB1 और IB2। तो जो ये करंट है जिनके वजह से आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 मिलता है, उस इफेक्ट को हम बोलेंगे इनपुट ऑफसेट करंट। मतलब इन करंट को हम क्या बोलेंगे, इनपुट ऑफसेट करंट बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, बट मैं ये बता रहा हूं कि इफेक्ट ऑफ ऑफसेट कहने का मतलब आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 इवन बोथ इनपुट आर एट ग्राउंड। तो इसका रीजन नंबर 1 क्या है? रीजन नंबर 1 यही है कि जो ये इनपुट करंट है वो फ्लो हो रहे हैं। तो इनपुट करंट जो फ्लो हो रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर फ्रॉम द इनपुट, तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इनपुट ऑफसेट करंट बोल रहे हैं, ठीक है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहने का मतलब क्या है कि V1 और V2 और V1 इनकी वैल्यू भले हमने ग्राउंड से कनेक्ट करी है, यानी दोनों की वैल्यू भले हमने 0 ली है, बट इन वोल्टेज के वजह से भी आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 मिलता है। एक्जेक्ट डेफिनेशन क्या है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और इनपुट ऑफसेट करंट की, वो मैंने तो आपको एक वीडियो में बताया है। वीडियो का नाम क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर। वीडियो का नाम है, मैं बता देता हूं, ओप एम्प 05 पैरामीटर्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर्स, ठीक है। वीडियो का नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर्स। इस वीडियो में मैंने इनपुट ऑफसेट करंट और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखवाई है। बट अभी तो मैं ये बात कर रहा हूं ना कि इफेक्ट ऑफ ऑफसेट को हमें मेजर करना है। तो इफेक्ट ऑफ ऑफसेट आ क्यों रहा है, इसके दो रीजन है। पहला है इनपुट ऑफसेट करंट, यानी ये जो करंट फ्लो हो रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर थ्रू द इनपुट टर्मिनल, उस करंट की वजह से ये आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। और दूसरा रीजन है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, यानी भले हम इन दोनों वोल्टेज को ग्राउंड पे कर रहे हैं, यानी दोनों इनपुट टर्मिनल के वोल्टेज को हम ग्राउंड पे कर रहे हैं, उसके बाद भी वोल्टेज की वजह से, उसके बाद भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे एक वोल्टेज क्रिएट हो रहा है जिसके वजह से आउटपुट वोल्टेज नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, ठीक है। इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना ही समझ लो कि इफेक्ट ऑफ ऑफसेट कहने का मतलब है दोनों इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड करने के बाद भी आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो इसका आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 मिलने के दो रीजन है। पहला, ये जो इनपुट करंट है इनके वजह से आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो इस इफेक्ट को, इस रीजन को हम बोल रहे हैं, नाम दे रहे हैं इनपुट ऑफसेट करंट। अच्छा, दोनों इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड पे कनेक्ट करने के बाद भी दोनों इनपुट टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो इसको हम किसके अंदर समझेंगे, किस हेडिंग के अंदर, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के अंदर समझेंगे, ठीक है। और इन दोनों के वजह से जो
आउटपुट नॉट इक्वल टू जीरो मिल रहा है इन दोनों रीजन की वजह से, जिसके वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट नॉट इक्वल टू जीरो मिल रहा है, उसको एक एक करके मेजर करेंगे इन दोनों हेडिंग के अंदर। तो इसको पॉज करके नोट कर लो। फिर आगे आप नोट्स में हेडिंग डालोगे फर्स्ट इनपुट ऑफसेट करंट। इसमें आप लिख सकते हो फॉर एन आइडियल ऑप एम्प नो करंट फ्लो इनटू इनपुट टर्मिनल इवन बोथ इनपुट टर्मिनल्स आर ग्राउंडेड और बोथ हैव सम वोल्टेज डिफरेंस, फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या ये है कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए मैंने बताया था IB1 की वैल्यू भी जीरो होगी, IB2 की वैल्यू भी जीरो होगी। किसके लिए? आइडियल ऑप एम्प के लिए, ठीक है। लेकिन कब? जब V1 जीरो हो, V2 जीरो हो, या V1 इज नॉट इक्वल टू V2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसी कंडीशन भी हो। यानी भले हमने इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड कर रखा हो या ना कर रखा हो, इन दोनों ही कंडीशन में इनपुट पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। क्लियर हो गई बात? फुल स्टॉप के बाद, बट इन प्रैक्टिकल ऑप एम्प देयर इज अ वेरी स्मॉल करंट of order 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power minus 14 ampere flow into the input terminals of op amp even both input are grounded or both have some voltage difference। फुल स्टॉप। कहने का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल op amp में चाहे ये वाली सिचुएशन हो, यानी दोनों इनपुट टर्मिनल को मैंने ग्राउंड कर रखा हो, या दोनों इनपुट टर्मिनल के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों ही कंडीशन में प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे कोई ना कोई स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होता है, जिसे हम IB1 और IB2 से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई बात? बोथ हैव सम वोल्टेज डिफरेंस, फुल स्टॉप। सच करंट दैट फ्लो इनटू द इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प इज नोन एज बेस करंट और बायस करंट। इन करंट के नाम हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस करंट या बायस करंट देते हैं। क्लियर हो गई बात? represented by IB1 for non-inverting input, non-inverting input कहने का मतलब पॉजिटिव इनपुट, IB2 for इन्वर्टिंग इनपुट। कहने का मतलब है इस जो करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट में मिल रहे हैं उन करंट को हम बेस करंट या बायस करंट बोलते हैं। इन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट यानी पॉजिटिव इनपुट के लिए बेस करंट की वैल्यू IB1 हम दे रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, और इन्वर्टिंग इनपुट के लिए बेस करंट की वैल्यू IB2 हम अज्यूम कर रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। फुल स्टॉप। द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ IB1 एंड IB2 इज नोन एज इनपुट ऑफसेट करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय IIO गिवन बाय। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों ही करंट के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? इनपुट ऑफसेट करंट बोलते हैं, और इसे IIO से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? IIO is equal to IB1 minus IB2 का मोड। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट। तो यहां तक पॉज करके नोट कर लो। फिर आगे नोट्स में इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे, और आगे नोट्स में लिखोगे फॉर प्रैक्टिकल ऑप एम्प वी हैव ऑलवेज IB1 इज नॉट इक्वल टू IB2 बिकॉज ट्रांजिस्टर एट बोथ इनपुट्स ऑफ एन ऑप एम्प आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसका मतलब समझो। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि V1 इज इक्वल टू V2 इक्वल टू 0 पे हमें आउटपुट मिल रहा है नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने बोला कि ये इसके वजह से हो रहा है बिकॉज इनपुट ऑफसेट करंट नॉट इक्वल टू 0 है। ये किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज IIO इज नॉट इक्वल टू 0। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि IB1 इज नॉट इक्वल टू IB2, तभी ये पॉसिबल है। तो यही बात तो मैंने नोट्स में भी लिखी है कि फॉर प्रैक्टिकल ऑप एम्प वी हैव ऑलवेज IB1 इज नॉट इक्वल टू IB2, तभी ये पॉसिबल है कि IIO यानी इनपुट ऑफसेट करंट इज नॉट इक्वल टू 0, जिसके वजह से ही आउटपुट वोल्टेज नॉट इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, यानी ये सिचुएशन होल्ड क्यों करती है? उसका रीजन मैंने आगे बताया, बिकॉज ट्रांजिस्टर एट द बोथ इनपुट ऑफ एन ऑप एम्प आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसका मतलब समझो, देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो इनपुट होते हैं ना वो ट्रांजिस्टर के बेस होते हैं। मैं बताऊं एक सिंपल ट्रांजिस्टर क्या है, NPN ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, NPN ट्रांजिस्टर। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक कलेक्टर होता है, एक इमीटर होता है और एक बेस होता है।
और मैं आपको बताऊं कि ये जो दो इनपुट हैं ये दो अलग अलग ट्रांजिस्टर के बेस है। यानी ये जो दो इनपुट दिख रहे हैं आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, ये किसी ट्रांजिस्टर का बेस B2 है, ये किसी दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस B1 है। तो इसी वजह से जो इनमें करंट फ्लो हो रहा है उसे मैं IB2 और IB1 नाम दे रहा हूं, बिकॉज ये करंट B2 बेस पे जा रहा है इसलिए इसे IB2 नाम दिया है मैंने, और ये करंट B1 बेस पे जा रहा है इसलिए IB1 नाम दिया है मैंने इसे। क्लियर हो गई बात? यानी जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो इनपुट टर्मिनल है वो दो अलग अलग ट्रांजिस्टर के दो अलग अलग बेस हैं। अब होता क्या है कि कभी भी दो ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक में कभी भी हम किसी भी सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर नहीं बना सकते, बिकॉज ट्रांजिस्टर डोपिंग की हेल्प से बनते हैं। अब आइडेंटिकल डोपिंग तो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब यह है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर नहीं बना सकते। अब आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर ही नहीं बना सकते तो दो ट्रांजिस्टर में IB1 और IB2 यानी दो ट्रांजिस्टर के बेस का सेम करंट कैसे हो सकता है? यानी ये दो अलग अलग ट्रांजिस्टर के बेस है, तो दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर के बेस में सेम अमाउंट का करंट तो फ्लो ही नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल तो है ही नहीं। तो इस वजह से ये लाइन लिखी है, बिकॉज ट्रांजिस्टर एट बोथ इनपुट्स ऑफ एन ऑप एम्प आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट, सो ड्यू टू इनपुट बायस करंट आउटपुट ऑफ ऑप एम्प इज नॉट 0 वोल्ट इवन बोथ इनपुट टर्मिनल आर ग्राउंडेड। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल नहीं है, इस वजह से दोनों ट्रांजिस्टर के इनपुट से अलग अलग अमाउंट का करंट आता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, एक इनपुट बायस करंट क्रिएट हो जा रहा है, इनपुट बायस करंट क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है, जिसके वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट हमें 0 वोल्ट नहीं मिलता है, इवन बोथ इनपुट टर्मिनल आर ग्राउंडेड। आई होप आपको इन लाइनों का मीनिंग क्लियर हो गया हो, तो यहां तक पॉज करके नोट कर लो। फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ ऑफसेट ड्यू टू इनपुट ऑफसेट करंट फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज शोन इन फिगर, फुल स्टॉप। इसका मतलब समझो। देखो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इफेक्ट ऑफ ऑफसेट को हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, और दोनों इनपुट को अगर हम ग्राउंड से कनेक्ट कर दें तो उसके बाद भी आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 मिलता है। तो इस तरह से हमने इफेक्ट ऑफ ऑफसेट को समझा था। बट ये इफेक्ट ऑफ ऑफसेट को स्टार्टिंग में हमने ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए समझा था, ठीक है। जब V1 की वैल्यू 0 और V2 की वैल्यू 0 हो तो आउटपुट नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसे इफेक्ट ऑफ ऑफसेट बोलते हैं। बट ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का यूज हम प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज इसका आउटपुट इनपुट के प्रोपोर्शनल नहीं होता, इसलिए हम प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज नहीं करते। तो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने यहां अज्यूम किया है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फिगर कैसा होता है? इस तरह का। ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल पे आपको देना है वोल्टेज सिग्नल, जिसे हम इनपुट वोल्टेज सिग्नल बोलेंगे। ये वोल्टेज V2 है, ये वोल्टेज V1 है, और इसको हम ग्राउंड पे कर देते हैं। इसे रेजिस्टेंस R1 और इसे रेजिस्टेंस RF बोल देते हैं, और ये आउटपुट वोल्टेज है VO। ये हमारा वही ओप एम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो ये जो सर्किट है इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक में क्या बोलते हैं? फिगर किसका है? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्लियर होगी बात? तो अब हम क्या करेंगे, इनपुट ऑफसेट करंट के इफेक्ट की वजह से आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इनपुट ऑफसेट करंट का इफेक्ट कब देखेंगे? जब हम इस Vin को 0 सेट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है।
तो इसका मतलब भले हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ले रहे हैं इनपुट ऑफसेट करंट के इफेक्ट को देखने के लिए, बट इसको भी हम ग्राउंड पे सेट करेंगे, यानी इसको भी हम ग्राउंड पे सेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात एक है कि अभी इस केस में भी भले मैंने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एग्जांपल लिया है, तो इस केस में भी एक करंट IB1 पॉजिटिव इनपुट पे फ्लो होगा और एक करंट IB2 निगेटिव इनपुट पे फ्लो होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस में यानी इनपुट ऑफसेट करंट के केस में दोनों टर्मिनल को मैंने भले ग्राउंड पे सेट कर रखा है, फिर भी आउटपुट नॉट इक्वल टू जीरो ही मिलता है हमें, जिसे हम VO1 से रिप्रेजेंट करेंगे। बट ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन समझने के लिए हम एक रजिस्टर का यूज करेंगे ताकि हम इनपुट पे एक वोल्टेज अज्यूम कर सके। समझ गए? बाद में बताता हूं, पहले नोट्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, आगे की कहानी पहले ही सुना दे रहा हूं। In this figure, the effect of input bias current IB1 is compensated by R compensation. R suffix में COMP है, register, such that input offset current IO contributes the output voltage. कहने का मतलब क्या है, वही मैं समझा रहा था कि देखो अगर मैं करंट को अज्यूम करूंगा तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो काम ही तब करता है जब इनपुट पे वोल्टेज सिग्नल हो, उसको एम्पलीफाई करता है आउटपुट के वोल्टेज सिग्नल में। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट भी वोल्टेज सिग्नल होना चाहिए और आउटपुट भी वोल्टेज सिग्नल होना चाहिए। बट अगर मैं इनपुट ऑफसेट करंट की स्टडी करूंगा तो इनपुट पे तो करंट है और आउटपुट पे वोल्टेज मिल जाए, तो इसकी स्टडी हम कैसे कर सकते हैं? तो इसकी स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, एक रजिस्टर अज्यूम किया ताकि रजिस्टर की हेल्प से हम इनपुट ऑफसेट करंट के वजह से जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है इनपुट पे उसकी स्टडी कर पाए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक रजिस्टर अज्यूम कर लेंगे इस तरह से, और इस रजिस्टर को नाम देंगे RCOMP। अब इस रजिस्टर को लगाने से होगा क्या कि इनपुट ऑफसेट करंट जब इस रजिस्टर के थ्रू फ्लो होगा तो एक इनपुट वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। उस इनपुट वोल्टेज की हेल्प से हम आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। ये इन लाइनों का मीनिंग है। ठीक है, तो यहां तक पहुंच करके नोट करो। तो मैंने उसका एक अच्छा सर्किट यहां बना दिया है। अब इस सर्किट के लिए हम क्या करेंगे, VO1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी इनपुट ऑफसेट करंट के वजह से जो इस सर्किट के लिए आउटपुट वोल्टेज क्रिएट होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए पहले ही हमें यह अज्यूम करना होगा कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है अगर हम दोनों इनपुट को ग्राउंड पे कर रहे हैं तो। ठीक है, और कर रहे हैं तो एक इनपुट बायस करंट फ्लो हो रहा है IB1 और IB2, जिसके वजह से ये आउटपुट वोल्टेज नॉट इक्वल टू जीरो है। क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इस वजह से यहां से एक करंट फ्लो तो हो सकता है, बिकॉज यहां पे वोल्टेज हाई होगा, इधर लो होगा, तो एक करंट फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये करंट IF फ्लो हो रहा है। क्यों IF फ्लो हो रहा है? बिकॉज ये करंट RF रजिस्टर में फ्लो हो रहा है, इसलिए इसका नाम मैंने IF करंट दिया। ठीक है, अब ये करंट इधर से मूव होता हुआ इधर को आएगा। ठीक है, अच्छा ये करंट अब इसका कुछ हिस्सा इधर को फ्लो होगा और कुछ हिस्सा इधर को फ्लो होगा, बिकॉज दोनों तरफ लो वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज तो यही मिल रहा है, इधर तो हमने वोल्टेज जीरो कर रखा है, यानी करंट इधर को फ्लो हो रहा है इस तरह से। ठीक है, अच्छा जो करंट R1 रजिस्टर में फ्लो हो रहा है उसे हम I1 बोल रहे हैं, बिकॉज ये R1 रजिस्टर में फ्लो हो रहा है। ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं और ऐसा अज्यूम करके ही हम VO1 को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो कैलकुलेशन के लिए अभी के लिए मैं इन टर्मिनल का नाम दे देता हूं। फॉर एग्जांपल ये A टर्मिनल है जो ग्राउंड है, ये B टर्मिनल है। ठीक है, और इधर कोई टर्मिनल हम C और इसे D और इसे हम E बोल दे रहे हैं। अच्छा ये आउटपुट वोल्टेज को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर कर रहे हैं, तो ये F हो गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ग्राउंड है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल बन जाएगा ऑटोमेटिक आउटपुट का। ठीक है, तो VO1 को कैलकुलेट करने के लिए हमने ऐसा अज्यूम कर रखा है कि क्योंकि ये नॉट इक्वल टू जीरो होते करंट इधर फ्लो होगा, ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक IB2 अंदर चला जाएगा इनपुट पे और एक I1 जो R1 रेजिस्टेंस से होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा। इस तरह से ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम कर रहा है, हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो
अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को केवीएल बोलते हैं शॉर्टकट में। केवीएल फॉर द लूप, किस लूप के लिए कर रहे हैं? ए, अच्छा ई और ये वाला टर्मिनल हो गया एफ, ठीक है, ये वाला टर्मिनल क्या हो गया? एफ। जो इनपुट में जा रहा है उस टर्मिनल को हम एफ बोल रहे हैं, तो ये भी एक लूप है, ठीक है। यानी बी और एफ के बीच में I/V2 करंट फ्लो हो रहा है। तो हम किस लूप की बात कर रहे हैं? ए बी सी डी ई एफ के बाद ए। क्यों एफ के बाद ए? बिकॉज एफ भी ग्राउंड पे है और ए भी ग्राउंड पे है। अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर द लूप वी गेट, यानी हम सिर्फ इसी लूप की बात कर रहे हैं, यानी हम सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहे हैं, इस हिस्से की बात। दिखाई दे रहा है? ये साफ हो गया ऊपर से, यानी करंट इधर से जो फ्लो हो रहा है उसके वोल्टेज की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, वोल्टेज एक ही है तो वोल्टेज को इस साइड रख लो, VO1 एक ही वोल्टेज है। अब हमें क्या करना है? वोल्टेज और रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लाई करते चले जाना। देखो किरचॉफ केवीएल क्या होता है? समीशन ऑफ टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू समीशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये होता है फॉर्मूला। समीशन, अब टोटल वोल्टेज तो वही है और करंट और रेजिस्टेंस का सम करना है, तो IF RF क्या होगा? IF RF प्लस फिर इधर वाले हिस्से में I1 R1। अच्छा, फिर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, इसे शॉर्टकट में KCL बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ IF की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 प्लस IB2, ये होगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट VO1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 प्लस IB2 मल्टीप्लाई बाई RF प्लस I1 R1। I1 वाले टर्म एक साइड ले लो तो VO1 की वैल्यू क्या हो गई? I1 मल्टीप्लाई बाई RF प्लस R1 प्लस IB2 RF। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दोगे और ऊपर की सारी चीजें मैं मिटा दूंगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा उसे हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे और निगेटिव इनपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा उसे हम V2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बताया था। तो अब हमें इसकी हेल्प से क्या करना है? I1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो लिखोगे नाउ वी हैव टू कैलकुलेट the value of I1 by following way। कहने का मतलब I1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना कैसे? देखो ओम्स लॉ क्या था? R इक्वल टू V बाई आई। ये यहां से I की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? V बाई आर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है। तो वोल्टेज डिफरेंस I1 करंट का क्या है? देखो हाई से लो करंट फ्लो होगा तो V2 हाई है और लो है यानी ग्राउंड यानी 0 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस है R1, यानी यहां से I1 की वैल्यू मिली V2 बाई R1, ठीक है। अच्छा
नाउ applying the concept of virtual शॉर्ट सर्किट। अब ये वर्चुअल शॉर्ट सर्किट क्या बला है वो समझा देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में हो, यानी ये V1 ये V2 ये प्लस ये माइनस ये आउटपुट, तो आउटपुट का फॉर्मूला था A V1 माइनस V2। दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो मैंने बताया था कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए A की वैल्यू इंफिनिटी होती है। यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं V1 माइनस V2 इक्वल टू VO बाई A कर दूं, तो क्योंकि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, आइडियल ओप एम्प के लिए A की वैल्यू इंफिनिटी, यानी V1 माइनस V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी V1 इक्वल टू V2। इसे हम इस कंडीशन को, यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए हम जानते हैं कि इनपुट पे जो वोल्टेज होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। तो यहां से हमें पता है कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए V1 इक्वल टू V2 होता है। लिख लेना आगे, फॉर एन आइडियल ओप एम्प, आइडियल ओप एम्प। तो वो कंडीशन अप्लाई करें तो इंप्लाइज दैट, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोलोगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट I1 इक्वल टू V1 बाई R1। ठीक है। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 4 बोलोगे और बाकी सब चीजें मैं मिटा दूं। अच्छा, मैंने नाम E F तक दे दिए थे और इसे G लिख देना, इसे H। तो आप लिखोगे इन सर्किट GH। GH सर्किट में अगेन हम फॉर्मूला लाएंगे किसको? V1 को कैलकुलेट करने का। तो वही है करंट का फॉर्मूला, IB1 इज इक्वल टू पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस यानी करंट अब कहां से कहां जा रहा है? G से V1 की तरफ जा रहा है। यानी इस बार ग्राउंड का पोटेंशियल, ग्राउंड का वोल्टेज ज्यादा है, तभी तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ग्राउंड का वोल्टेज ज्यादा है और V1 का है कम, अपॉन रेजिस्टेंस क्या है? RCOMP। समझ में आ रही है बात? देखो अरे सीधी सीधी बात है। ओम्स लॉ क्या था? R इक्वल टू V बाई आई। तो यहां से I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। V क्या है? वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस। अब वोल्टेज डिफरेंस कहने का मतलब है करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होगा। तो हाई ये होगा और लो ये होगा, तभी तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अबे डायरेक्शन तो हम स्टार्टिंग से ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से आप बना सकते हो, यहां से क्या बता सकते हो कि IB1 इक्वल टू माइनस V1 अपॉन RCOMP कंपनसेशन। यानी यहां से क्या हो जाएगा? V1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस IB1 R कंपनसेशन। ठीक है। ऊपर की चीज मिटा दूं तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 वी गेट। तो इक्वेशन 4 में V1 की वैल्यू पुट करोगे तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस IB1 R कंपनसेशन अपॉन R1। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 5 बोल दोगे। ठीक है। अब फिर लिखोगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब हम क्या करेंगे? सही कर रहे हैं हम। V1 की वैल्यू को हमने यहां पुट कर दिया। ठीक है, गलती हो जाए तो खुद सही कर लेना। मैं तो जल्दबाजी में सब कुछ गलत कर देता हूं, फिर वीडियो को डिलीट कर देता हूं और फिर दोबारा शूट करने लग जाता हूं। कोई नई बात थोड़ी ना है मेरे लिए, ये तो रोज करता रहता हूं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को सही करना है। ठीक है, क्योंकि मैं फाइनल आंसर सही लाऊंगा, चिंता मत करो।
तो क्या हो जाएगा, आपको I1 के इस इक्वेशन में I1 की ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो VO1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस IB1 R कंपनसेशन अपॉन R1 मल्टीप्लाई होगा किससे, RF प्लस R1 प्लस IB2 RF। अच्छा, VO1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं IB2 RF माइनस IB1 R कंपनसेशन इंटू RF प्लस R1 अपॉन R1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 ये हो गई थी। तो इसे इक्वेशन नंबर 6 लिख देना और यहाँ तक पहुँच करके नोट करना। तो आगे नोट्स में इक्वेशन नंबर 6 के बाद लिखोगे, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ड्यू टू इनपुट ऑफसेट करंट, फुल स्टॉप, दिस कैन बी मिनिमाइज्ड इफ वी पुट। कहने का मतलब समझो, इक्वेशन नंबर 6 में हम देख रहे हैं कि इनपुट ऑफसेट करंट की वजह से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का नॉन जीरो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा। देखो आइडियली VO1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, है ना। अगर हम कहें कि ये एक आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो VO1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बट 0 तो नहीं बना पा रहे ड्यू टू IB1 और IB2। बट इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, दिस कैन बी मिनिमाइज इफ वी पुट, हम क्या कर दें, जो ये रजिस्टर था, जो जस्ट हमने इनपुट पे वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए अज्यूम किया था, तो आर कंपनसेशन जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू अगर मैं R1 प्लस R1 इंटू RF अपॉन R1 प्लस RF, अगर ये वैल्यू पुट कर दूं तो हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को और रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, देखो, इफ वी पुट दिस इन इक्वेशन 6 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, VO1 इज इक्वल टू IB2 RF माइनस, ठीक है, जगह चाहिए मुझे, VO1 इज इक्वल टू IB2 RF माइनस IB1 R कंपनसेशन की वैल्यू है R1 RF अपॉन R1 प्लस RF, ठीक है, इंटू R1 प्लस RF अपॉन R1। ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए और R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, तो VO1 इज इक्वल टू IB2 RF माइनस IB1 RF। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और करके, VO1 इज इक्वल टू RF IB2 माइनस IB1। अच्छा, हम लोग जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 जो इनपुट ऑफसेट करंट है उसकी वैल्यू होती है मॉड में IB1 माइनस IB2। ठीक है, यानी मैं इसे और करके ऐसा भी लिख सकता हूं, VO1 इज इक्वल टू RF मॉड में IB1 माइनस IB2। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। तो इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, VO1 इज इक्वल टू RF इंटू IIO। इस एक्सप्रेशन से हमें ये क्लियर हो रहा है कि इनपुट ऑफसेट करंट की वजह से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज हमें नॉन जीरो मिलता है, इवन हम इसके दोनों इनपुट को ग्राउंड पे सेट कर देते हैं तब भी। तो आप इसके लास्ट में ये लाइन लिख सकते हो, thus there exist
there exists an output voltage, thus there exists an output voltage of non-inverting amplifier due to input offset current। ठीक है, तो आप चाहो तो ये वाला एक्सप्रेशन नोट कर सकते हो, इसे इक्वेशन नंबर 7 बोल सकते हो, या आप डेरिवेशन को यहाँ पे भी फिनिश कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेरिवेशन यहाँ तक करके आओ, बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा है इनपुट ऑफसेट करंट। क्लियर हो गई बात? तो इक्वेशन नंबर 6 अधूरा डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन इक्वेशन नंबर 7 है। तो इक्वेशन नंबर 7 को नोट करने के बाद आप लिखोगे दस देयर एग्जिस्ट एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ड्यू टू इनपुट ऑफसेट करंट। ठीक है, तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो, यही था इनपुट ऑफसेट करंट का इफेक्ट ऑफ ऑफसेट। ठीक है, यानी दिस इज नोन एज इफेक्ट ऑफ ऑफसेट करंट। ठीक है, या इसको आप नोट्स में ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज नोन एज आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज नोन एज इफेक्ट ऑफ ऑफसेट करंट। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पे, और यहाँ तक पहुंच करके नोट कर लो। फिर अब बात करेंगे इस वीडियो में सेकंड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से जो इफेक्ट ऑफ ऑफसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालोगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और इसमें नोट्स में आप लिख सकते हो फॉर आइडियल ऑप एम्प इफ बोथ इनपुट आर एट ग्राउंड पोटेंशियल यानी 0 वोल्ट, आउटपुट मस्ट बी एट 0 वोल्ट। इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट को अगर हम ग्राउंड में कर दें, यानी दोनों इनपुट पे हम 0 वोल्ट अप्लाई करें, तो आउटपुट भी 0 हो जाना चाहिए फॉर एन आइडियल ऑप एम्प। ठीक है, ये क्या है, हमारा ऑप एम्प है, और ये किसकी बात हो रही है, आइडियल ऑप एम्प की बात हो रही है। ठीक है, बट दिस इज नॉट हैपेंड फॉर प्रैक्टिकल ऑप एम्प। मैंने समझाया था प्रैक्टिकल ऑप एम्प में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल ऑप एम्प में क्या होता है कि जब भी इनपुट टर्मिनल को हम ग्राउंड करेंगे, यानी V2 इक्वल टू 0 एंड V1 इक्वल टू 0 रखने के बाद भी, ठीक है, ऑप एम्प का जो आउटपुट है, अभी के लिए इसे VO2 से दिखाएंगे, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल ऑप एम्प इफ बोथ इनपुट आर एट ग्राउंड पोटेंशियल वी गेट स्मॉल आउटपुट वोल्टेज। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम दोनों इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड पे करते हैं, हमें स्मॉल आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए मिलता है प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। Thus input offset voltage is a voltage that must apply to the input of an op amp to null the output. It is denoted by VIO। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे इसे 0 सेट करना है ना, अगर मुझे इसे 0 पे सेट करना है, यानी कहने का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि ये क्या है, प्रैक्टिकल ओप एम्प, प्रैक्टिकल ओप एम्प। मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकल ओप एम्प में ही हम कुछ ऐसा काम करें कि आउटपुट 0 हो जाए, यानी VO2 ये 0 बन जाए, ऐसा हम कुछ काम करना चाहते हैं। क्लियर हो गई बात? ये प्लस, ये माइनस, ये इनपुट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी एक इनपुट टर्मिनल पे जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हो सकता है हमें यहां अप्लाई करना पड़े, हो सकता है यहां अप्लाई करना पड़े, यानी किसी एक इनपुट पर हमें एक वोल्टेज सिग्नल देना होगा, जो वोल्टेज होता है VIO। फॉर एग्जांपल मैं इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग पे दे रहा हूं, और फिर जाके इसे ग्राउंड पे सेट करते हैं। हो सकता है ये VIO को यहां देना पड़े, और हो सकता है पॉजिटिव पे देना पड़े, हो सकता है नेगेटिव पे, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बट अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने VIO को पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई किया, तो इससे VO2 0 हो गया। तो ऐसा इनपुट वोल्टेज जिसके वजह से प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट 0 हो जाए,
उस इनपुट वोल्टेज को हम बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं VIO से। क्लियर हो गई बात, ये हो गई डेफिनेशन की बात। अब कैलकुलेशन के लिए यानी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के वजह से नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, अब हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसको यहां तक पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो फिर आगे आप नोट्स में लिखोगे, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प ड्यू टू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एज शोन इन फिगर। यानी अगर हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के इनपुट पे अप्लाई करें तो आउटपुट क्या होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले V1 को कैलकुलेट करना होगा, फिर V2 को कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, V2 को कैलकुलेट करने के लिए हमें वोल्टेज डिवाइडर रूल को अप्लाई करना होगा। मैं बता दूं, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है मैं बता देता हूं। दो रेजिस्टेंस है और यहाँ एक वोल्टेज है V, ठीक है। अभी के लिए ये VO2 है, चलो इसे V ही बोल देते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करना है, इसे V1 बोल देते हैं। ये R1 है, ये R2 है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि V की वैल्यू होगी R2 R1 प्लस R2 इंटू V1। यानी जहां वोल्टेज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ अगर ये ग्राउंड पे है, ये रेजिस्टेंस क्या है, ग्राउंड पे है, तब वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग हम V को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे है कि देखो ये V1 की जगह ये है, यानी V1 की जगह अगर इसको कंपेयर करो, ये वाले सर्किट को कंपेयर करो, तो V1 की जगह क्या है, VO2 है, और V की जगह क्या है, V2 है। तो अप्लाई करो एज शोन इन फिगर। देन V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 देखो काम कैसे कर रहा है, V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो V1 के अपोजिट डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस है उसको ऊपर रखना है, दोनों रेजिस्टेंस का सम रखना है और वोल्टेज का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये VO2 है, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है R1, दोनों रेजिस्टेंस का सम, और फिर जिस वोल्टेज की वजह से यहां वोल्टेज क्रिएट हो रहा है वो VO2, ठीक है। अच्छा, एंड V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VIO। क्लियर हो गई बात। अभी हमने कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट पढ़ा था, ठीक है। एज अकॉर्डिंग टू, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के अकॉर्डिंग इनपुट पे जो वोल्टेज होंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वो सेम होंगे, ठीक है। यानी V1 और V2 की वैल्यू इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, है ना। फॉर यहां पे लिख देना आइडियल ओप एम्प, आइडियल ओप एम्प। तो हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपली V2 इज इक्वल टू V1 लिखोगे। क्लियर हो गई बात। इसको मैं मिटा दूं। अच्छा, V2 की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस RF इंटू VO2 इज इक्वल टू VIO, ठीक है। तो यहां से VIO हमें VO2 को कैलकुलेट करना है, तो VO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस RF अपॉन R1 VIO। तो क्या हो जाएगा, VO2 इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाई VIO। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ये इक्वेशन बता रही है, ठीक है। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो।
तो नोट्स में आप इसे इक्वेशन नंबर 8 लिखोगे और इसके जस्ट बाद आप लिखोगे दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प ड्यू टू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, फुल स्टॉप। कहने का मतलब है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, इसे हम ये भी कह सकते हैं दिस इज नोन एज इफेक्ट ऑफ ऑफसेट वोल्टेज। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट को भी हम मेजर कर चुके हैं और इफेक्ट ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को भी हम मेजर कर चुके हैं। तो इसका मतलब टोटल इफेक्ट ऑफ ऑफसेट के वजह से नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दस टोटल आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू इनपुट ऑफसेट करंट IIO and input offset voltage VIO will be, ठीक है, thus total output voltage of non inverting, ऐसे लिख देना, of non inverting op amp due to input offset current IIO and input offset voltage VIO will be। मैं आपको याद दिला दूं इक्वेशन नंबर 7 क्या थी? VO1 की वैल्यू थी RF IIO, याद आई? जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 7 लिखा था और बोला था इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यानी टोटल आउटपुट वोल्टेज इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे VOO से, अभी बताऊंगा क्यों। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VO1 प्लस VO2, तो रिजल्ट हो जाएगा VOO इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है? RF IIO प्लस 1 प्लस RF अपॉन R1 VIO। इसे आप इक्वेशन नंबर 9 लिखोगे और यहां तक पहुंच करके नोट करो। तो इक्वेशन नंबर 9 के बाद आप आगे लिखोगे दिस आउटपुट वोल्टेज इज नोन एज आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, फुल स्टॉप। दिस वोल्टेज मे बी पॉजिटिव नेगेटिव बट इट्स वैल्यू मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, इसे मैंने VOO क्यों लिखा? बिकॉज OO रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट ऑफसेट। तो कहने का मतलब है इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्रिएट किसकी वजह से हुआ है? इनपुट ऑफसेट करंट और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से, यानी दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को ही हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ ऑफसेट की वजह से ही आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। और ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट जितनी ज्यादा कम हो उतना अच्छा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा हमारे लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।